नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तराखंड में आज रात 12 बजे से बिजली संकट हो सकता है। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज आधी रात से बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। सरकार के साथ एक राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 4 सालों से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब भी बिजली कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उनको सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन उनकी मांगों पर कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। वहीं मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी से बातचीत की जा रही है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। 2017 में अचानक कुछ लोगों ने बहकाया सरकार को और नौकरशाही के दबाव में बिजली कर्मियों की सुविधाएं छीन ली गई हैं। तो आज जो यहाँ लोग एकत्र हैं, किसी नई मांग के लिए एकत्र नहीं है। मिलती हुई चीज़ छीन ली गई है, एक्ट का उल्लंघन किया गया है, इसके विरोध में। और 4 साल से बिजली कर्मी इंतजार कर रहे हैं। हम काम छोड़ रहे हैं, सबोटाज नहीं कर रहे हैं। जनता को तकलीफ होगी अगर अल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार की नहीं है, दूसरे लोग काम करने के लिए नहीं आते, लेकिन हम काम से हट जाएंगे रात को और उसकी वजह से जनता को जो तकलीफ होगी, हम सब लोग उसके लिए जनता से पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं। जिन क्षेत्रों में भी, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का मामला हो या कोई अन्य विभाग भी हो, हम सबके साथ बात करेंगे। बात करके जो भी चीज़ें उनका समाधान निकालेंगे और हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे उसमें सब लोग लगे हुए हैं। देहरादून में बिजली कर्मचारियों ने खासा हंगामा किया है। बड़ी संख्या में ऊर्जा भवन पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। यूजेवीएनएल से कर्मचारी ऊर्जा भवन पहुंचे थे। इस दौरान ढोल दमाओं के साथ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ बिजली कर्मचारी हड़ताल की राह पर हैं, तो सफाई कर्मचारी पिछले 1 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। करीब करीब राज्य के सभी हिस्सों में यह हड़ताल चल रही है। इससे सड़कों पर हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। चाहे नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी हो, सभी जगह गंदगी पसरी हुई दिख रही है। कर्मचारी अपनी सैलरी परमानेंट किए जाने, परमानेंट रिक्रूटमेंट और ठेका प्रथा खत्म करने को लेकर हड़ताल पर हैं। हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ रोजाना तकरीबन 100 टन कूड़ा निकलता है, जिसे सफाई कर्मचारी ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़ा या तो सड़कों पर फैला हुआ है या फिर लोग कूड़े को घर में ही रखने को मजबूर हैं। हालांकि इस बीच ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और बुधवार को इस पर सुनवाई होगी। रविवार को लोहाघाट के भारतोली के पास लोहाघाट विधायक पूरन फर्त्याल का एनएच विभाग से हुआ विवाद हो गया था, जो पहाड़ के 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भारी पड़ गया है। एनएच के एई और निजी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर ने पुलिस को दी तहरीर में लोहाघाट विधायक पूरन फर्त्याल पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद एनएच विभाग ऑल वेदर निर्माण में लगी 4 निजी कंपनियां कार्य बहिष्कार पर आ गई हैं। नेशनल हाईवे के अधिकारियों, निजी कंपनी के कर्मचारियों ने डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। इधर लोहाघाट विधायक पूरन फर्त्याल खुद का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। मारपीट के आरोप को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जितने डिप्लोमा इंजीनियर हैं और जो ऑफिस के लोग हैं, सब आक्रोशित हो गए हैं और ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। इनको सुरक्षा हो रही है। कहते हैं कि हम तो कहीं सुरक्षित नहीं, जो हमारे प्रतिनिधि ही हमें जिनसे हमें सुरक्षा की उम्मीद है और उनके लिए खतरा हो रहा है, तो आगे हम कैसे काम कर पाएंगे। वहाँ के लोगों का सीधे सीधे आरोप था कि इनने ब्लास्टिंग के कारण जो है वो गांव में आज तबाही मची है। वो सरकार का नहीं, ठेकेदार से इसकी भरपाई होनी चाहिए, ये मैंने कहा था। इसी को बचाने के लिए, इसी को डाइवर्ट करने के लिए जो आज अखबार वालों ने एक तरफा बयान मेरे ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है और ये साजिश, उस साजिश में फंसे हुए हैं अखबार वाले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सावन के पहले सोमवार को आज अपने सरकारी बंगले में प्रवेश कर लिया। सीएम के आने से पहले एक हफ्ते में पंडितों ने बंगले में पूजा पाठ किया, वास्तु दोष दूर किए। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सोमवार को अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। सीएम धामी का इस बंगले में शिफ्ट होना इसलिए खास है क्योंकि ठीक 1 महीना पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे
कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की घोषणा की थी। हालांकि 1 महीने में प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। बंगले में आने के बाद मुख्यमंत्री शांति के साथ रह सकें और काम कर सकें, इसे लेकर पुजारियों ने महामृत्युंजय जाप से लेकर रुद्री वास्तु दोष दूर करने के सभी जतन किए हैं। पूर्ण विश्वास है कि इसमें जितने भी वास्तु दोष थे वो लगभग ठीक किए गए हैं और निरंतर 8 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे पाठ किया गया है। अब आने वाले समय में पूरे राज्य में स्थिरता आएगी। 2010 में करीब 16 करोड़ के बजट से बना ये मुख्यमंत्री आवास है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं होती रही। दो ऐसे मुख्यमंत्री हुए हरीश रावत और तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने इस बंगले की तरफ झांका भी नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों में रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा और त्रिवेंद्र रावत यहाँ रहे जरूर, लेकिन बीच में ही पद छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकारी आवास होते हुए भी यहाँ न रहना लॉजिकल नहीं होता। न तो मैंने कभी भूतकाल की चिंता की है, न उसका प्रायश्चित किया है, और न ही जो है भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता अभी से करूं। इसलिए हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं और इतना बड़ा हमारा अच्छा इतना सरकार के इतने संसाधन उसमें लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो भी प्रदेश का मुखिया होगा या मुख्य सेवक होगा उसके लिए बना है तो उसको वहीं रहना चाहिए। उत्तराखंड चुनाव के चंद महीने पहले सीएम धामी का इस बंगले में आकर रहना एक संदेश के तौर पर साफ देखा जा रहा है कि वो लीक से हटकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद आज प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2022 का चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। साथ ही प्रीतम सिंह ने सीएम पद की रेस में खुद को भी बता दिया। हालांकि कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हरीश रावत हैं, लेकिन कांग्रेस के चेहरे के सवाल पर प्रीतम सिंह ने उल्टा पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या मेरा चेहरा खराब है, आप लोग चेहरे पर मत जाइए। इससे पहले प्रीतम सामूहिक नेतृत्व की बात कहते रहे। चेहरा मेरा खराब है? नहीं मैं बताओ ना, वो देखिए चेहरे के परिप्रेक्ष्य में मत जाइए। अब तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह ने विधानसभा पहुंचकर नेता विपक्ष का पद संभाला। इस दौरान विधायक करण माहरा, काजी निजामुद्दीन, आदेश चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत, भुवन कापड़ी मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह ने बताया कि महंगाई पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है और जनता 2022 में कांग्रेस को चुनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पारदर्शी और करप्शन मुक्त सरकार देंगे। प्रीतम सिंह ने बताया कि जितना मौका मिलेगा हम सरकार को घेरेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। दौरान उन्होंने सीएम धामी से लखवाड़ व्यासी के विस्थापितों की समस्या सुलझाने की मांग की। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ी खबर है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन का बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड बनाकर उत्तराखंड सरकार ने गलती की और इस गलती को तत्कालीन सीएम ने स्वीकार भी किया था और इसे ठीक करने का वादा किया था। सुरेंद्र जैन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द देवस्थानम बोर्ड को खत्म करे और आंदोलन के लिए मजबूर ना करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से वीएचपी का डेलीगेशन मुलाकात करेगा और देश के गृह मंत्री से लेकर मुलाकात की जाएगी और गृह मंत्री से इस पर कानून बनाने की मांग की जाएगी ताकि कोई भी राज्य सरकार किसी भी मंदिर का अधिग्रहण ना कर पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आशा वर्कर्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 5 महीने तक के 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही ग्रुप सी और डी के लिए 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए 10,000 की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया। इसके अलावा हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 140 करोड़ का ऐलान किया। आशा वर्कर को 2000 की प्रोत्साहन राशि 5 माह के लिए दी जाएगी। इसमें 12,624 लाभार्थी होंगे और
1262 लाख रुपए का इसमें सरकार के द्वारा सहायता राशि इसमें दी जाएगी। देहरादून में आज स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। धन सिंह रावत ने कहा कि हर विधानसभा में कोरोना वॉरियर सम्मानित किए जाएंगे और 30 दिसंबर तक राज्य के सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। वहीं धन सिंह रावत ने बताया कि मंगलवार को राज्य को 3 एम्बुलेंस की सौगात मिलेगी, जो कि हंस फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। सीएम पुष्कर धामी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, हंस फाउंडेशन जो है हर साल जब उनका जन्मदिन रहता है तो हर साल राज्य को कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। कल वो हमको 30 एम्बुलेंस दे रहे हैं और कल मुख्यमंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करेंगे। और मैं हंस फाउंडेशन के जितने भी वहाँ के लोग हैं और विशेषकर भोला जी महाराज जी को और माता मंगला जी को अपनी सरकार की ओर से बधाई दे रहा हूँ कि राज्य में हमने जब भी उनसे कुछ मांगा राज्य हित के लिए तो उन्होंने कभी ना नहीं किया। देहरादून से बड़ी खबर है, राज्य में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार कई तरह की छूट दी गई है। राज्य में सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। हालांकि इसके लिए संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। वहीं ऑफिस में 50% कर्मचारी बुलाने की रोक भी हटा दी गई है। अब राज्य में सैलून और स्पा भी खुल सकेंगे। साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे। FRI जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स को खोलने की मंजूरी दी गई है, यानी कि राज्य में अब कोविड कर्फ्यू में काफी ढील दी गई है। हरिद्वार में 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी यात्री अहमदाबाद मेल से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर हुई कोविड जांच में पुष्टि हुई है। जीआरपी ने सभी 6 यात्रियों को कोविड सेंटर भेज दिया है। ये सभी यात्री गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। बता दें कि नैनीताल में भी शनिवार को 7 टूरिस्ट कोविड पॉजिटिव मिले। सरकार पर्यटन स्थलों पर कोविड को लेकर सख्ती बरत रही है, जिसमें पॉजिटिव केस पकड़ने में मदद कर रही है। क्या हो गया ना? टिहरी में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में NH-94 बंद हो गया है। बड़कोट के पास सड़क पर भारी मलबा और बोल्डर आ गए हैं। रोड बंद होने से दोनों ही ओर गाड़ियों की कतार लग गई है। मशीन से मलबा हटाने की कोशिश जारी है। रुद्रप्रयाग में आदमखोर घोषित किए गए गुलदार को वन विभाग के शूटर ने मार गिराया है। बीते शनिवार को अगस्त्य मुनि के सिल्ला ब्राह्मण गांव में गुलदार ने 1.5 साल की बच्ची को मार दिया। साथ ही झटगढ़ गांव में एक महिला को घायल किया। इसके बाद उसे आदमखोर घोषित किया गया था। प्रभावित क्षेत्र में शिकारी जॉय हुकील, अजहर खान और जहीर बख्शी को तैनात किया गया, जिसके बाद गुलदार को गोली मार दी गई। घायल होने पर भी गुलदार ने वन विभाग की टीम पर हमले की कोशिश की, लेकिन आज सुबह गुलदार ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। राज्य से फल और सब्जियों की पहली खेप को दुबई एक्सपोर्ट किया गया। ऑर्गेनिक फूड के रूप में करेला, नाशपाती और करी पत्ता को भेजा गया। सब्जियों का निर्यात तब शुरू हुआ जब मई 2021 में उत्तराखंड से डेनमार्क को मड़ुआ की खेप निर्यात की गई थी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार में प्लास्टिक कैन बेचने वालों से जब्त की गई कैन में गंगा जल भरकर भेजे जाने के बाद मेयर और नगर आयुक्त के बीच ठन गई है। मेयर अनीता शर्मा ने जब्त की हुई प्लास्टिक कैन में जल भेजने पर आपत्ति जाहिर की और निगम के अधिकारियों से जवाब मांगने की बात भी कही। इस बार कांवड़ मेला रद्द होने के चलते हरिद्वार प्रशासन ने दूसरे राज्यों को गंगा जल भेजने की व्यवस्था बनाई है, जिसमें कई एनजीओ भी गंगा जल भेजने में मदद कर रहे हैं। रविवार को एनजीओ बीइंग भगीरथ ने प्लास्टिक की कैन में गंगा जल भरकर दिल्ली भेजा, जिसमें जब्त की गई कैन का इस्तेमाल किया गया था। इस गाड़ी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।